ओम ओम ओम। आज हम फिर से देखेंगे ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान है, उनके हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको देखेंगे। जो आज का ये लगभग मेरा 12वां वीडियो है, ठीक है। और ये लगभग 111 से लेकर 120 नंबर के पेजों को देखेंगे, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण सब प्रश्न है, जिसमें अभी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान है, ये कितना 2023 वाला संस्करण है। 2023 से 24 वाला जो संस्करण है न्यू संस्करण है, ठीक है। इस कारण से ये वाला बहुत ही संभावित इसमें प्रश्न रहता है, यानी कि ये वाला प्रश्न हर एक एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद रहता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सेशन है, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को, और हर एक प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। 11 तक देख चुके थे, अब 12वां क्वेश्चन देखेंगे। वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पुणे से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पुणे में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पुणे से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पुणे से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पुणे में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पुणे से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक रचना की, सही है। नेशनल सोशल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये गलत है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, सही है। इस प्रकार का इसका आंसर बी होगा। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्विवेचन। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्विवेचन। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? 1870 से 80 का द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध है, ये शामिल नहीं था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण था, कौन कारण उसमें नहीं था? 1870-80 के द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध, ये नहीं था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कुछ तत्कालीन कारण थे, वे थे 1878 ईस्वी का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, सही है। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, सही है। 1883 ईस्वी का एडवर्ड विधेयक विवाद, ये भी सही है। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लॉर्ड लिटन ने। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लॉर्ड लिटन। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? 1878 ईस्वी में। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा
जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्य में उभरा था? रिपन के। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? लॉर्ड रिपन के। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक को। दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले एवं जी रानाडे को, ये सब नरमदलीय नेता हैं, और बाल गंगाधर तिलक को इसको गरमदलीय नेता के तौर पर देखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक ये नरमपंथी नहीं थे, ये गर्मपंथी थे। जी के गोखले, आर सी दत्त, डब्ल्यू सी बनर्जी ये सब नरमपंथी थे। बाल गंगाधर तिलक ये गर्मपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, ए.ओ. ह्यूम। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमानुक्रम सजाइए। सबसे पहले बम्बई एसोसिएशन का स्थापना हुआ, फिर इंडियन एसोसिएशन का, उसके बाद इंडियन लीग का, और लास्ट मद्रास महाजन सभा का आयोजन हुआ। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना हुआ, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ, और उसके बाद इंडियन लीग का स्थापना हुआ, लास्ट में मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, और लास्ट में मद्रास महाजन पद का स्थापना हुआ। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह था दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी, एच जस्टिस रानाडे एवं जी सुब्रमण्य अय्यर ये सब उपस्थित थे। दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, जी सुब्रमण्य अय्यर ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में क्या थे? शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहा कि लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहा कि लंदन में। 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, गलत है, ये मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, गलत है, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस एक नेता ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? डी डकन एसोसिएशन ने। किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? डी डकन एसोसिएशन ने। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्न भारतीयों में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक में संस्था है, उसका स्थापना वर्ष। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में हुआ। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में हुआ। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में हुआ। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना 1852 में हुआ। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना 1852 में हुआ। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना 1852 में हुआ। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में हुआ। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में हुआ। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में हुआ। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए। सूची सूची 2 से। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में हुआ। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में हुआ। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में हुआ। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ। और कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ मुंबई में। इसका आंसर ये होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 में। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत है, 2 नंबर में है प्रतिपादक। रहस्यमय उद्गम। कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत है रहस्यमय उद्गम किसने कहा? कांग्रेस का पटाभी सीतारमैया। कांग्रेस का रहस्यमय उद्गम कहा पटाभी सीतारमैया। थियोसोफिस्टो की योजना, ये कहा एनी बेसेंट। कांग्रेस के उद्गम के थियोसोफिस्टो का योजना किसने कहा? एनी बेसेंट। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये कहा डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये कहा डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। सुरक्षा का पाठ, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय ने।
कांग्रेस की स्थापना को सुरक्षा कवच का सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय ने। सुरक्षा का सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय ने। डफरिन का षड्यंत्र करी दिमाग की उपज है कांग्रेस, ये कहा डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। थियोसोफिस्टों की योजना है कांग्रेस, ये कहा एनी बेसेंट ने। रहस्यमय उद्गम हुआ कांग्रेस का, ये कहा पटाभी सीतारामैया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ये। सूचिए को सूची समिति की पुस्तक, उसके लेखक हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक है पटाभी सीतारामैया। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक है पटाभी सीतारामैया। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक है पटाभी सीतारामैया। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम के लेखक हैं एनी बेसेंट। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम के लेखक है एनी बेसेंट। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम के लेखक है एनी बेसेंट। इंडिया टुडे के लेखक है आर.पी. दत्त। इंडिया टुडे के लेखक है आर.पी. दत्त। 1857 के लेखक है एस.एन. सेन। 1857 के लेखक है एस.एन. सेन। पुस्तक 1857 के लेखक है एस.एन. सेन। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडरबर्न ने। निम्न में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडरबर्न ने। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसे हंसी उड़ाया? डफरिन ने। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसका हंसी उड़ाई? लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये कहा था एल्गिन द्वितीय ने। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये कहा एल्गिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खान, हैदराबाद के नवाब, बनारस के राजा शिव प्रसाद एवं दिनसा मानकजी पेटिट। ये सभी क्या थे? कांग्रेस के विरोधी थे। शुरुआत में कांग्रेस के विरोधी थे सैयद अहमद खान, हैदराबाद के नवाब, बनारस के राजा शिव प्रसाद एवं दिनसा मानकजी पेटिट। ये सभी कांग्रेस के विरोधी थे। आंसर डी होगा। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। उग्रवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने कहा। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने कहा है। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने कहा।
किसने उदारवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। लाला लाजपत राय ने। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। लाला लाजपत राय ने कहा। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरा टरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरा टरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और देखेंगे पेज नंबर 113 को। 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। बाल गंगाधर तिलक के। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। बाल गंगाधर तिलक के। निम्न में किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति के व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। अरविंद घोष ने। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। अरविंद घोष ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की। 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की। 1905 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था। दादा भाई नौरोजी ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था। दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने। इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जनउभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। आर.पी. दत्त ने कहा। इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जनउभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। आर.पी. दत्त ने कहा। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 का फेज 3 है, गर्मपंथी या उग्रवादी चरण। 1905 से 1917 ईस्वी तक के प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। और 1885 से लेकर 1905 ईस्वी के चरण को कहा जाता है नरमदलीय चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था। 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता का जन्म दिया क्या था। 1905 का बंगाल विभाजन। कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। स्वदेशी आंदोलन। ये उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। कौन सा साधन उग्रवादी संबंधित नहीं है। स्वदेशी आंदोलन। उग्रवादियों से संबंधित है। पश्चात शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना सही है। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना यह भी सही है। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग ये भी सही है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो 1915 में बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखेंगे पेज नंबर 114 को। पेज नंबर 114 देखेंगे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुआ? 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। वो निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गया? अरविंदो घोष हैं। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष हैं। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पेट्रियट। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पेट्रियट। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग एवं भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग एवं भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये सब शामिल नहीं था। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक कौन था? एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ। अनुशीलन समिति संबंधित है वी.डी. सावरकर से। अनुशीलन समिति संबंधित है वी.डी. सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया। उधम सिंह ने। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। उधम सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को। 1906 में किया ढाका में।
महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन का विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादियों व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद के क्या कारण थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादियों व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद के क्या कारण थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर एस रास बिहारी घोष ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा था या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 के विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरोध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग। निम्न में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरोध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 को। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंदो घोष। कौन सा नेता कांग्रेस का गरम दल से संबंधित था? अरविंदो घोष। वैसे भी गरम दल से मुख्यतः 4 नेता का नाम आता है, लाल, बाल, पाल और लास्ट में घोष का नाम आता है। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा ये सभी क्या उग्रपंथी था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए
चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। निम्न में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. अलकाट का। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. अलकाट का। होम रूल लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था बाल गंगाधर तिलक का, एनी बेसेंट का और एस. सुब्रमण्य अय्यर का। होम रूल लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था बाल गंगाधर तिलक का, एनी बेसेंट का एवं एस. सुब्रमण्य अय्यर का। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अब पढ़ेंगे पेज 115। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वारिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति। वारिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन के, जो 1905 में हुआ। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन। निम्न में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन सी है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार है कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार थे कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में तिलक एवं एनी बेसेंट के। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी किसके नेतृत्व में? तिलक एवं एनी बेसेंट के। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया थी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया थी, विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू वही महिला थी जिसने 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, जो पहली भारतीय महिला भी थी। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 116। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक और बुक लिखा गया जिसका नाम था द आर्कटिक होम सिद्धांत। कामागटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था।
कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूची को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची में व्यक्ति उसका है जनरल श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संपादन किया। श्याम कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का स्थापना किया। भिकाजी कामा ने द तलवार का किया संपादन किया। भिकाजी कामा ने द तलवार का संपादन किया। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ का संपादन किया। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ का संपादन किया। अरविंदो घोष ने वंदे मातरम का संपादन किया। अरविंदो घोष ने वंदे मातरम का संपादन किया। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ का संपादन किया। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ का संपादन किया। भिकाजी कामा ने द तलवार का संपादन किया और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संपादन किया। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। सबसे पहले कामागाटारू प्रसंग आएगा, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन होगा, उसके बाद तिलक का होम रूल लीग शुरू होगा। सबसे पहले कामागाटारू प्रसंग आएगा, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन होगा 1915 में, उसके बाद तिलक का होम रूल लीग शुरू होगा 1916 में। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। सूरत की फूट 1907 के बाद है, कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण आयु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण आयु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल ने। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वी चिरोल ने। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा और खुदीराम बोस के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। निम्न में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। निम्न में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ? लागू हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया, सही है। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया, सही है। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया, सही है। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है, सही है। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया, सही है। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए
आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है, इसलिए एनी बेसेंट ने जो महसूस किया कि आम जनता का उन्हें समर्थन पाना आवश्यक है, इसीलिए उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर क्या क्या काम किया, होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाया। निम्न में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आज़ाद। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आज़ाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। और कौन था जो काकोरी षड्यंत्र का कांड में फांसी की सजा पाया? अशफाका उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी एवं राम प्रसाद बिस्मिल पर चंद्रशेखर आज़ाद बच गया था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान के। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन के समय। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन के समय। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे लाला लाजपत राय। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे लाला लाजपत राय। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग की शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की शुरुआत किया था 1916 में। और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 जो फोर्थ है, मैंने चतुर्थ है फेज है, गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी युग का काल माना जाता है 1917 से 1947 ईस्वी तक। गांधी युग का काल माना जाता है 1917 से 1947 ईस्वी तक। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में।
अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी भी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी ही कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी ही कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। निम्न में किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम में। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम ने पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की? 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम ने भारत के लिए संघीय संरचना की प्रस्तुत की? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे? रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड ने। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड ने। निम्न में किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। अब देखेंगे पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 पढ़ेंगे। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था R.E.H. डायर ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था R.E.H. डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स के ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे। लगभग 35 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी हैं ये। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों का पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। आंसर ए सही होगा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में लंदन गए। 1931 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 1928 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूज। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है महात्मा गांधी। सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ कब? 1920 में। असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। उसके बाद साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ कब? 1928 में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। और पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। पूना पैक्ट हुआ 1932 में गांधी जी अम्बेडकर जी के बीच में, और गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। जिसके बाद इस समझौता के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए, और असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, और साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ 1928 में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? RC डट। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? RC डट। आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित है गुरदयाल सिंह ढिल्लों, जनरल मोहन सिंह एवं शाहनवाज खां। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है गुरदयाल सिंह ढिल्लों, जनरल मोहन सिंह एवं शाहनवाज खां। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में।
कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई के 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमत गारों को। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमत गारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई क्योंकि इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर अंसारी ने। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? इलाहाबाद में। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1947 की घोषणा के द्वारा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर, यूपी में। किसने कहा? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन के व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, किसकी युक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। हु लाइव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? एक बार, बेलगांव में 1924 ईस्वी में। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? एक बार। और ये अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव में। स्थान कहा था? बेलगांव। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? B.R. अम्बेडकर। कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? B.R. अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल, ये सभी शामिल थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? J.B. कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? G.B. कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसी कारण से भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी?
एस.एन. बनर्जी ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ का संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहा 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? सिंगापुर में। कहा 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ निम्न घटनाओं पर विचार करें। सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र हुआ, फिर गांधी इरविन का समझौता हुआ, उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत जारी हुआ। सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले मेरठ का षड्यंत्र हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया। इस पर इसका आंसर ये होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किन उद्देश्यों के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। आज का ये लास्ट पेज है, देख रहे हैं, पेज नंबर 120 है। सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पुस्तक एवं उसके रचयिता। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक है M.N. राय। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक है M.N. राय। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक है M.N. राय। वेक अप इंडिया के लेखक है एनी बेसेंट। वेक अप इंडिया के लेखक है एनी बेसेंट। वेक अप इंडिया के लेखक है एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक है B.P. मेनन। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक है B.P. मेनन। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक है B.P. मेनन। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और रिफॉर्म्स 1919 से। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, रिफॉर्म्स 1919 से। अगस्त घोषणा किया गया मॉन्टेग्यू के संबंध में। अगस्त घोषणा हुआ मॉन्टेग्यू के संबंध में। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के समय में हुआ। और अगस्त प्रस्ताव आया लॉर्ड लिन लिथगो के समय में। अगस्त प्रस्ताव आया लॉर्ड लिन लिथगो के समय में। अगस्त प्रस्ताव आया लॉर्ड लिन लिथगो के समय में। अगस्त संकल्प आया महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प लेकर आया महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प लेकर आया महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही मनाया M.A. जिन्ना ने। प्रत्यक्ष कार्यवाही मनाया M.A. जिन्ना ने। प्रत्यक्ष कार्यवाही मनाया M.A. जिन्ना ने। अगस्त प्रस्ताव लेकर आया लिन लिथगो और अगस्त की घोषणा की मॉन्टेग्यू ने। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा।
किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह में। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह में। अब बारदौली की महिलाएं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बारदौली की महिलाएं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और इस उपाधि को महात्मा गांधी ने ज़्यादा प्रचलित किया। हर बात में सरदार सरदार कहकर। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना को निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से बाहर स्थित है? अहमदाबाद के। किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। 1938 ईस्वी में कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस का। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा भारत के किस शहर से संबंधित है? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। इस प्रकार से ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, ये ख़त्म हो चुका है और इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी स्थित है कहाँ? जबलपुर में। और सुभाष चंद्र बोस को 2 बार सुभाष चंद्र बोस को 1939 एवं 1938 एवं 1939 में अध्यक्ष चुना गया। तो 1938 का पूरा कार्यकाल पूरा किया, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस को 1939 में अध्यक्ष चुना गया तो एक तरफ से सुभाष अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, तो एक तरफ से खड़ा हुआ कौन? सुभाष चंद्र बोस है, और दूसरी तरफ से खड़ा हुआ पीटाभी सीतारमैया, और जो विपक्ष में जो पीटाभी सीतारमैया खड़ा हुआ वो गांधी जी का समर्थक था। और गांधी जी का जब चुनाव हुआ तो पीटाभी सीतारमैया का हार हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने जीत गया। जब ये अध्यक्ष चुन लिए गए थे, क्योंकि ये पीटाभी सीतारमैया क्या थे? ये गांधी जी के सहयोगी थे, यानी गांधी जी ने ही अपने स्थान पर इनको खड़ा किए थे। जब ये हार गए तो महात्मा गांधी अपने दिल पर ले लिए और महात्मा गांधी नाराज़ हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को बोले ठीक है, अगर पीटाभी सीतारमैया अगर चुनाव जीत जाती है, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो इनको जो आप काम बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, आप जो भी काम करवाना चाहते हो वो हमको बोलिए, हम आपका पूरा काम करेंगे। फिर भी महात्मा गांधी नहीं माने, वो नाराज़ चल रहे थे। इसी कारण क्या किए, 1939 में ही क्या किए, सुभाष चंद्र बोस पद से इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने के कारण वो इस्तीफा दे दिए कांग्रेस अध्यक्ष थे। उसके बाद अब चूँकि पीटाभी सीतारमैया चुनाव तो हार चुके थे, फिर इसके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या अध्यक्ष बनाया गया 1939 में ही। ठीक है, इस प्रकार से
आज का ये सेशन ख़त्म होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। और इसी तरह से ढेर सारा प्यार देते रहिए। ये लगभग 12वां वीडियो है और इसमें हम लगभग 111 से लेकर 120 के जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों को देखे हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और ये वीडियो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ठीक है, विदा लेते हैं इसी के साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम।